हाय, मैं अपूर्व आप सबके लिए लाया हूँ आज ब्रह्मा सीरीज के इस वीडियो में त्रिभुज का क्लास। इसमें आज हम थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे और जो एक्सरसाइज 6.1 से लेकर एक्सरसाइज 6.6 तक को कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम इस जुड़े हुए जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम सबसे पहले थ्योरी क्लास में। मेरा टॉपिक है त्रिभुज। तो आइए त्रिभुज में हम सबसे पहले बात करेंगे समरूप के बारे में। सबसे पहले त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बंद एक आकृति होती है। वो देखने में कैसी होती है तो सबसे पहले हम उसको एक बार डिनोटेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए हम त्रिभुज को देख रहे हैं, एक बार हम शेप ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है त्रिभुज आपका। ठीक है, अब हम त्रिभुज में सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तीन भुजा, इसमें तीन ही भुजा होती है और ये तीन भुजाओं से बंद एक आकृति होती है। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो तीन भुजा है उसका क्या नाम है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके नाम के बारे में। मान लीजिए कि ये ABC नाम का एक त्रिभुज है, ABC नाम का। ठीक है, तो इसको त्रिभुज बोलते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं से बंद ये आकृति होती है। अब त्रिभुज में कुछ कंसेप्ट है, जैसे त्रिभुज अगर दो है तो वो समरूप हो सकते हैं या सर्वांगसम हो सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ये था, एक और दूसरा कोई त्रिभुज हो तो ये या तो समरूप होगा, नहीं तो क्या होगा, सर्वांगसम। अब दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे। एक और त्रिभुज यहाँ ले ही लेते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे हम दो त्रिभुज लिए हैं, एक का नाम है DEF। तो ये दो त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज में ये देखना है कि ये या तो ये समरूप हो सकता है, नहीं तो सर्वांगसम हो सकता है कि नहीं। तो दो कंसेप्ट बनता है, एक समरूपता का कंसेप्ट है, दूसरा सर्वांगसम का कंसेप्ट है। दोनों को समझेंगे। पहला कंसेप्ट है समरूप। अगर कोई त्रिभुज समरूप होगा ना तो उसके लिए कुछ शर्त है। समरूप होने की कुछ शर्त है, जैसे एक शर्त है आकार। क्या शर्त है? एक आकार। अब देखेंगे आकार जिसको हम ना शेप बोलते हैं, एक होता है आकार जिसको शेप बोलते हैं, एक होता है माप। एक क्या होता है? माप। तो इसके कितने कंसेप्ट होते हैं? दो। अब अगर कोई त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, रूप मतलब होता है आकार, मतलब वो आकार में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब उसके आकार क्या होंगे, समान होंगे। देखिए यह सम का अर्थ है बराबर, रूप मतलब होता है आकार, मतलब आकार क्या होंगे, समान होंगे। आकार होंगे समान होंगे। और माप जो है वो अलग अलग होगी। माप क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होंगे। समरूप त्रिभुज में आकार क्या होंगे, समान होंगे, और माप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे समझेंगे कि आकार समान है या नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एक दूसरा और भी कंसेप्ट बनता है समरूप के बाद, होता है सर्वांगसम का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट होता है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम को भी अभी देखेंगे और दोनों को एक साथ समझेंगे। सर्वांग समता का कंसेप्ट, सर्वांग सम, यहाँ पे थोड़ा सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम का जो कंसेप्ट है उसमें देखिए, इसमें क्या है, आकार जो होता है, आकार वो और माप,
दोनों समान होते हैं, आकार भी समान होंगे और जो इसका माप है वो भी क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब हम एक बार समझते हैं हम लिखे क्या है। हम पहले समरूप त्रिभुज तब होता है, दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उनके आकार क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एक त्रिभुज ABC नाम का है, एक त्रिभुज DEF नाम का है, ये समरूप होंगे जब इसके आकार समान होंगे। ठीक है, और माप अलग अलग होगी। मान लीजिए ये भुजा जो है ना ये 4 है। ठीक है, ये भुजा क्या है, 4 है। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये भुजा है 4 नाम का, ABC नाम का त्रिभुज है, तो ये 4 है। ठीक है, और ये जो भुजा है ना ये मान लीजिए कि ये 5 है। ये 4 है तो ये मान लीजिए इसका दुगुना है, 8 है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये भी जो है मान लीजिए ऐसा कि ये 4 है तो ये 8 है। ये मान लीजिए कि ये 3 है और ये 6 है, और ये मान लेते हैं 2 है तो ये 4 है, ऐसा है। तो अब देखिए आकार क्या हो, समान हो। आकार समान है क्योंकि इसमें भी 3 भुजा है और इसमें भी 3 भुजा है, तो इसके आकार आपको समान दिख रहे होंगे। आकार सेम है, 3 भुजा इसमें भी है, 3 भुजा एक इसमें भी है, तो आकार इसका क्या हुआ, समान। इसकी माप अलग अलग है, माप भी अलग है। देखिए इसमें एक भुजा 4 माप का है, एक क्या है 8 माप का है, एक 3 माप का है, एक क्या है 6 माप का है, एक 2 माप का है और एक क्या है 4 माप का है। तो अब ये देखते हैं कि त्रिभुज समरूप है या सर्वांगसम है। तो आप यहाँ देखिए एक भुजा इसका 4 है ना, दूसरा क्या है इसका 8 है। एक जो भुजा इसमें 4 है, त्रिभुज ABC में जो एक भुजा 4 है, उसी तरह त्रिभुज DEF की एक भुजा क्या है 8 है। तो 4 का दुगुना 8 होता है ना, अगर गौर से देखिएगा तो 4 का दुगुना क्या होता है, 8 होता है। ये जो 4 है इसका दुगुना क्या है, 8 है। ठीक है, ये जो 3 है ना इसका दुगुना 6 है, और ये जो 2 है ना इसका दुगुना क्या है, 4 है। अब ये दुगुना से क्या पता चल रहा है, इसका अनुपात बराबर हो रहा है। कहिएगा कैसे, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC को देखते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज देखते हैं, ABC को। त्रिभुज ABC को देख रहे हैं, और एक त्रिभुज किसको देख रहे हैं, DEF को, DEF को। तो देखिए अब क्या पता चला, एक त्रिभुज ABC में AB नाम की एक भुजा है, AB नाम की, और वैसे ही भुजा DEF में कौन सी है, वैसे ही भुजा DEF में कौन सी है, दोनों को देखिएगा, ABC और DEF को एक साथ देखिए रहे हैं। तो जैसे ही भुजा ABC में AB है, वैसे ही भुजा DEF में कौन सी है, DE है। अब इसका अनुपात चेक करना होता है। समरूपता के लिए इस दोनों त्रिभुज का जो भुजा है, एक जैसी भुजा, उसका अनुपात निकालना होता है। अब AB को देखिए तो AB 4 है ना, AB क्या है, 4 है, तो AB 4 है। और DE को देखिए तो DE कितना है, 8 है। ठीक है, तो 4 दूना क्या हुआ, 8। मतलब ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2, 1:2 निकला। AB और DE का अनुपात क्या निकला, 1:2। अब जैसी भुजा त्रिभुज ABC में AC है ना, AC नाम की एक भुजा है त्रिभुज ABC में, AC नाम की, वैसे ही भुजा इसमें DEF में कौन है, DF है। इसका भी अनुपात चेक कीजिएगा ना, तो इसमें क्या आएगा, AC भुजा की लंबाई कितनी है, 3 है, और DF की लंबाई कितनी है, 6 है। तो देखिए 3 दूना 6, 1:2 आया ना, इसमें भी 1:2 आया, उसमें भी 1:2 आया। अगर एक और भुजा को देखिएगा तो एक और नाम की वहाँ भुजा है, वो कौन सी है, एक भुजा इसका है, इस त्रिभुज का जो बच गया आधार वाला BC, और एक भुजा कौन सी है, EF। अगर इस दोनों को भी चेक कीजिएगा तो BC कितना है, देखिए BC 2 है ना, और EF कितना है, 4 है ना, कटा तो कितना हुआ, 2 दूना 4। मतलब सबका अनुपात 1/2 है ना। ये सब सारी भुजा का अनुपात समान आ रहा है ना, सब में 1/2 आ रहा है ना, तो अनुपात क्या है, समान है। जब अनुपात समान होता है, दो त्रिभुज
समरूप तब होते हैं जब उनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। त्रिभुज के आकार समान होते हैं, त्रिभुज आकार में सेम है, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है, और इसके जो अनुपात हैं वो क्या है, समान है। तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और अच्छा से समझते हैं। तो ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। समरूप त्रिभुज कब होंगे, ये पता चल गया त्रिभुज कब समरूप होते हैं। अब सर्वांग सम कब होते हैं, समरूपता को थोड़ा समझें। अब 2 त्रिभुज पहले ले लेते हैं और हम चेक करते हैं सर्वांग सम है या नहीं है। ठीक है, तो एक त्रिभुज मान लीजिए ये लिए और दूसरा त्रिभुज और ले लेते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब उनके आकार भी समान हो और वो भुजा भी क्या हो, समान हो। मान लीजिए कि ABC नाम का त्रिभुज का भुजा है, इसका नाम है A, B और C, और इसका नाम है D, E और F। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, समरूप का चिन्ह ये है। ये किसका चिन्ह है, समरूप का। त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब भुजा, उसकी कुछ शर्त है, अभी देख लेंगे। अब ये सर्वांग समता का चिन्ह ऐसा होता है। ये चिन्ह है सर्वांग समता का, सर्वांग सम का। त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब उसके आकार और माप बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तभी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब उसका आकार भी सेम हो जाए और माप भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ समरूप होने के कुछ शर्त हैं। त्रिभुज कब समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होने के लिए त्रिभुज को क्या होना पड़ेगा। तो समरूप होने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम पहली बात को देखें तो समरूपता के लिए पहली बात जो जरूरी है वो ये है कि त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उसकी भुजा अनुपातिक होती है। ठीक है, और उसके संगत जो अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे समरूप के लिए अगर देखिएगा तो यहाँ त्रिभुज समरूप था ना, समरूपता के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए। 2 शर्त है, ये कोण जो है ना, ये कोण इस कोण की क्या होना चाहिए, बराबर, और ये कोण, ये जो कोण है ये इस कोण की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये C कोण F कोण के लिए क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब भुजा अनुपातिक हो और कोण बराबर हो। कोण बराबर कहने का अर्थ है कोण A बराबर हो किसका, कोण D का। त्रिभुज ABC का A कोण और त्रिभुज DEF का D कोण क्या हो, बराबर हो। उसी तरह से जैसा कोण B है ना त्रिभुज ABC में, वैसा ही कोण कौन सा है, कोण E है, वो बराबर हो। और जिस तरीके से कोण अगर देखें त्रिभुज ABC में कोण C है ना, वैसा ही कोण कौन सा है, कोण F है, वो सब क्या हो, बराबर हो। अब यही दोनों कंसेप्ट यहाँ लिखते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है कि संगत कोण जो है ना वो बराबर हो। 2 त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या हो, 2 त्रिभुज की भुजाओं समान, 2 त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो या एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो। मतलब 2 त्रिभुज की भुजाओं की जगह संगत भुजाएं कर दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाएगा। 2 त्रिभुज की संगत, संगत कहने का अर्थ है जैसी भुजा AB लीजिएगा ना तो ऐसी ही भुजा दूसरे त्रिभुज में D लेना होगा। AB जैसा है वैसा ही D, तो AB संगत भुजा समानुपातिक हो, मतलब संगत भुजा अनुपातिक हो। 2 त्रिभुज छूट गया, 2 त्रिभुजों की संगत
भुजाओं अनुपातिक हो। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुपातिक हो, कहने का अर्थ हुआ ए बी बटे क्या हो? डी ई हो, बराबर हो किसका? बी सी बटे ई एफ का, और बराबर हो ए सी बटे डी एफ का। और ये जो है दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, अब यहाँ स्पेस कम हो गया तो ऊपर में लिख देते हैं, और पहले भी स्लाइड पे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में जो कंडीशन लिखा है यही कंडीशन है इसका, समरूपता का। यहाँ कंडीशन आपको लिख दिया गया है ये, और इसी को भाषा में वहाँ लिख दिए हैं। आइए आते हैं अब कुछ बातें हैं नोट करके जो लिखने हैं। कि सभी सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम त्रिभुज या आकृति, यहाँ त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज ही लिख देते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। जो भी सर्वांगसम होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज नहीं होकर के आकृति भी हो सकती है। जो भी आकृति सर्वांगसम है वो सब क्या होगा? समरूप होगा। तो सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है? आकृति या तो त्रिभुज हो या तो वृत्त हो, जो भी हो वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। आइए ये तो पहला पॉइंट समझे। अब कौन सा आकृति, जैसे मान लीजिए कि कुछ आकृति है जो समरूप है। जैसे मान लीजिए दुनिया के जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। सभी वृत्त जो हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त ठीक है, और सभी समबाहु त्रिभुज हो गया, सभी वृत्त और सभी वर्ग, सभी क्या? वर्ग। ये सब हमेशा क्या होते हैं? ये सब हमेशा समरूप होते हैं। आइए समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर किए। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब सबसे पहले नेक्स्ट कंसेप्ट है, उसमें कुछ थ्योरम है और उसका यूज होता है। तो पहले उस थ्योरम को सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, कौन सा प्रमेय को? पाइथागोरस। तो पहला जो प्रमेय हमारा है, प्रमेय टॉपिक बना रहे हैं इस चैप्टर का, तो जो पहला प्रमेय हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रमेय देखेंगे। अब प्रमेय को प्रूव नहीं करेंगे, प्रमेय जो का कंसेप्ट सीखना है कि प्रमेय से जो रिजल्ट आया है ना वो रिजल्ट क्या है, तो हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उसको प्रूव करना तो सब्जेक्टिव 5 अंक स्तरीय में प्रश्न आता है और उसका पूरा प्रोसेस है प्रूव करने का। तो हम जो सबसे पहले प्रमेय को हम देख रहे हैं उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना समकोण त्रिभुज आकृति को देखना होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं और ये समकोण त्रिभुज है। आइए तो हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये
बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज होगा ना तो ये कोण समकोण होगा। समकोण होगा मतलब 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री का होगा? 90। तो ये समकोण है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ना वो हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है ना, ये जो भुजा है ये इस भुजा का क्या नाम है? कर्ण। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको एस से लिखते हैं, ये एच है, ठीक है। और ये एक भुजा दो बच गई, एक भुजा कर्ण भी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, एक भुजा कर्ण भी तो एक लंब भी, इसको कर्ण बोल रहे हैं। एक भुजा जो बच गई वो लंब है और आधार है। तो लंब आधार कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं ये आधार है, ठीक है। और ये जो बच गया ये क्या है? लंब है। इसको किस लंब है? लंब को P से डिनोटेड करते हैं, आधार को B से डिनोटेड करते हैं, कर्ण को S से डिनोटेड करते हैं। तो अब पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो समकोण त्रिभुज के लिए है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज है। इसको समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? समकोण त्रिभुज इसलिए बोला जाता है कि इस त्रिभुज का जो है ना एक कोण 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होते हैं वो त्रिभुज कहलाते हैं कि कौन से त्रिभुज? समकोण। तो समकोण त्रिभुज किसको कहा जाएगा? जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो हम सबसे पहले ना पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या है? तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय अगर लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या है कि किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज फॉर्मेट में, इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में अगर लिखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा गया है। मतलब किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में लैंग्वेज में लिखिएगा तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा कई जगह पे। एक होता है पाइथागोरस विलोम। तो आते हैं पाइथागोरस विलोम को। सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस विलोम क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे पाइथागोरस विलोम में तो वो भी समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम खींच लेते हैं। चाहिए सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज के डायग्राम को। ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजा होगी, इसका नाम ही है समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो आपको पता है जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, वो त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। ये ABC नाम का त्रिभुज है, इसमें B कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसलिए इस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। इसमें भी B कोण मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसी का नाम कर्ण है। तो ये H है, ये P है और ये B है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये जो प्रमेय है उसका नाम है पाइथागोरस विलोम। क्या नाम है? पाइथागोरस विलोम। तो देखते हैं पाइथागोरस विलोम को। पाइथागोरस विलोम
तो पाइथागोरस विलोम प्रमेय क्या बताता है? तो पाइथागोरस विलोम का जो प्रमेय है वो बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग पे बराबर हो, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो समकोण होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें इसको तो इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कि h स्क्वायर बराबर हो जाए p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का, ऐसा हो तब कोण ABC बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस विलोम। ये एक प्रूफ भी है 10th में, और ये प्रूफ 5 अंक स्तरीय में क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। पाइथागोरस प्रमेय को हम देख लिए, अब हम नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। तो कौन सा प्रमेय देख रहे हैं हम? थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स साहब ने जो प्रमेय दिया है उसको समझेंगे। थेल्स साहब जो प्रमेय दिए हैं वो क्या है? अब सबसे पहले हम देखते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले। तो एक ट्रायंगल हुआ, एक और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइए, तो ये ट्रायंगल है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ट्रायंगल है तो इसमें ABC नाम की भुजा होगी। ये A है इसका, ये क्या है? B है, और ये क्या है? C है। अब थेल्स साहब ने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के, थेल्स साहब का कहना था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा जैसे यहाँ पे एक भुजा BC है ना, एक भुजा BC है, इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब एक भुजा AB, एक भुजा क्या हो गया? AC। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है वो बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसी प्रमेय को थेल्स प्रमेय बोला जाता है। तो अब इसको हम लैंग्वेज फॉर्मेशन में भी लिखेंगे, इसको समझेंगे कि उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह जो भुजा है, ये जो लाइन कटा है, ये लाइन AB भुजा को मान लीजिए कि D बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, और AC भुजा को ये लाइन किस बिंदु पे काट रहा है? E बिंदु पे काट रहा है। अभी मान लिए हैं। तो उन्होंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझें तो उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है? उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक त्रिभुज ABC है ना, उसमें एक भुजा BC है ना, BC के समांतर DF एक भुजा है, ठीक है। तो BC के समांतर जो DF भुजा खींचे हैं वो DE भुजा खींचे हैं, BC के समांतर जो DE भुजा खींचे हैं वह DE भुजा AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है AB और AC को, तो इससे अनुपात बन रहा है, वो अनुपात भुजाओं का समान अनुपात बनता है। मतलब AD अनुपात BD बराबर होता है AE अनुपात EC का। तो उन्होंने बताया था कि यदि BC समांतर हो जाए किसका? DE का, BC समांतर है DE है, तब AB बटे AB नहीं, AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC का या CE का। इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। वही बात लिखी गई है जो ऊपर लैंग्वेज में बताई गई है, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या किया गया है? लिखा गया है। ये ई लिखा हुआ है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, ये थेल्स प्रमेय हुआ। आते हैं थेल्स विलोम पे कि थेल्स विलोम क्या है। थेल्स विलोम प्रमेय, तो हम जब थेल्स विलोम की बात करते हैं तो वो क्या है? थेल्स विलोम प्रमेय को देखने से पहले सबसे पहले हम एगो ट्रायंगल शेप ले लेते हैं ताकि हम आपको अच्छी तरीके से क्या कर पाएँ, समझा पाएँ। तो हम एक ट्रायंगल उठा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जब ट्रायंगल उठाएंगे तो हम बात करेंगे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम गौर से देखें तो हमको पता चल रहा है कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये BC नाम का एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अगर उन्होंने बताया था थेल्स विलोम का अर्थ होता है थेल्स का विपरीत। और थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय बता रहा है कि जब एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, तो वो जो त्रिभुज होता है वो समानुपातिक हो जाती है, त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो जाती है। यही प्रमेय थेल्स प्रमेय था। अब उसका विलोम है, विलोम मतलब विपरीत है। विलोम क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। उल्टा मतलब जो बात प्रूव करना था वो बात दिया गया होगा इसमें, जो बात उसमें दिया गया था वो बात इसमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि यदि भुजा अनुपातिक हो, भुजा क्या हो? अनुपातिक हो, तब यह समांतर होगी। भुजा अनुपातिक हो तो क्या होगी? समांतर। तो उसका विलोम हो गया ना। वहां क्या था? भुजा समांतर है तो अनुपातिक होगी। यहां क्या करेंगे? विलोम मतलब उल्टा करेंगे। तो उसका अर्थ क्या होगा कि भुजा क्या होगी? अनुपातिक है तो समांतर होगी। उसमें क्या था? याद कीजिए, उसमें था कि भुजा क्या है? समांतर है तो अनुपातिक होगी। इसमें क्या है कि भुजा अनुपातिक है तो समांतर होगी।
अब अनुपातिक है तो समांतर होगी, यही बात आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं मतलब एक इसमें लिखेंगे यदि कोई रेखा ऐसे लिख ही दीजिए, वो बोलने से सिर्फ नहीं होगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपातिक दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है तब वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तब वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि अनुपात में विभाजित करती है तो अनुपात दिया होगा, ए डी बटे क्या है बी डी है, बराबर है किसका, ए ई बटे किसका, सी ई का। अगर ऐसा है तो बी सी समांतर होगा डी ई का। तो तब वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा BC है, उसके समांतर हो गई, क्योंकि दो भुजा को विभाजित कर रही है। दो भुजा किसको विभाजित कर रही है, डी नाम की रेखा। एक भुजा AB को विभाजित कर रही है, एक भुजा AC को। तो बच कौन सी गई, त्रिभुज की तीसरी रेखा बच गई है, भुजा बच गई है BC। तो ये BC के समांतर होगी कौन सी रेखा, D। जस्ट उसका विलोम है, थेल्स प्रमेय का विपरीत है। चलिए नेक्स्ट चीज को समझते हैं। ये थेल्स विलोम हुआ। अब हम देखते हैं समरूपता के कुछ कंसेप्ट हैं। त्रिभुज समरूपता प्रमेय। त्रिभुज समरूपता प्रमेय बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर देखिएगा तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। एक वो तीनों कंसेप्ट आपको समझना होगा कि अगर कोई दो त्रिभुज है, एक बार हम दोनों त्रिभुज छोटा छोटा बना लेते हैं ताकि हम इसको हमेशा आपको समझा पाएं। तो एक त्रिभुज है, मान लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही बनाएंगे। एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज और भी एक ले लीजिए। चलिए मान लीजिए यही दूसरा त्रिभुज है। चलिए दो त्रिभुज है, एक का नाम है अब इसमें त्रिभुज समरूपता प्रमेय बताता है कि यदि किसी दो त्रिभुज जो है, इसका नामकरण कर दीजिए। सबसे पहले इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF नाम का दो त्रिभुज है, ठीक है। अब ये बताता है कि यदि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे ऊपर में समरूपता लिख ही दिया गया है, तो इसका अर्थ है समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। फिर भी यह हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, तो हम एक बार लिख ही देते हैं कि समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एबीसी और डीएफ कैसा त्रिभुज है, समरूप है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या बताना चाह रहा है कि मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात ना, जैसे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या कहलाएगा, एबीसी। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। उस तरह से अनुपात लेंगे किस त्रिभुज का, तो नीचे में जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है डीईएफ, तो त्रिभुज डीईएफ, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पे, वो बराबर होगा इसकी संगत भुजाओं के वर्ग का। संगत भुजा, जैसी भुजा ए बी है उसी ही भुजा इस त्रिभुज में डी ई है। त्रिभुज ए बी सी की जैसी भुजा ए बी है उसका वर्ग कीजिए, वैसी ही भुजा इस त्रिभुज में कौन सी है, डी ई है, ठीक है। उसी तरह से जैसी भुजा बी सी है वैसी ही भुजा इसमें कौन सी है, ई एफ है। और जैसी भुजा उसमें कौन सी है, ए सी है, वैसे ही भुजा इसमें कौन सी है, अगर देखिएगा तो ई है। इसमें ए सी जैसी भुजा है डी एफ, तो डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। संगत भुजा मतलब जैसी भुजा ए बी है त्रिभुज ए बी सी की, वैसी ही भुजा त्रिभुज डी ई एफ में कौन सी है, डी ई है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर होगा। तो पहला कंसेप्ट हो गया। आते हैं समरूपता का ही दूसरा कंसेप्ट, ये दूसरा नंबर का कंसेप्ट है। अब दूसरा कंसेप्ट भी दो समरूप त्रिभुजों के लिए है। तो सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं, एक ये त्रिभुज हुआ और एक दूसरा त्रिभुज जो है जो समरूप लेंगे, ये दूसरा त्रिभुज है। तो दो समरूप त्रिभुज आपके पास है अभी। तो इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्या नाम है, ए बी सी। तो ये इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, और इस त्रिभुज का नाम है डी एफ। तो ए बी सी और डी एफ कैसा त्रिभुज है, समरूप है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि अगर दो समरूप त्रिभुज है तो जो उसका जो परिमाप होता है, परिमाप का अनुपात, वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो इसमें लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझें तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, जैसे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। तो परिमाप का
अनुपात ले लिया गया। दोनों त्रिभुज के परिमाप का क्या लिखा हुआ है? अनुपात। वो किसके बराबर होता है? दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ABC की भुजा जिस तरह की भुजा AB है, उसी तरह की भुजा DEF में कौन सी होगी? उसी तरह की भुजा, जैसी भुजा ABC में AB है वैसे ही भुजा DEF में DE है। तो AB बटे क्या लिखिएगा? DE। फिर क्या लिखिएगा? BC बटे क्या लिखिएगा? EF। उसी तरीके से इसमें क्या लिखिएगा? AC बटे क्या लिखिएगा? DF। तो ये कंसेप्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। एक सेकेंड, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं। अच्छा चलिए आइए। अब तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। समरूपता का कितनावा कंसेप्ट है? तीसरा। इसमें भी दो समरूप त्रिभुज लेना होगा सबसे पहले। तो एक समरूप त्रिभुज यहाँ हुआ और दूसरा समरूप त्रिभुज फिर लेंगे। तो दूसरा समरूप त्रिभुज एक और बनाते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। आइए, तो दो समरूप त्रिभुज है तो इसका नाम है ABC। क्या नाम है इसका? ABC नाम का समरूप त्रिभुज है, ABC। और दूसरा है DEF। दोनों समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ कंसेप्ट बनता है कि दो समरूप त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसका अनुपात माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिका के वर्ग के अनुपात की क्या होता है? बराबर। तो एक माध्यिका यहाँ पे दिखाते हैं, ये माध्यिका है और एक माध्यिका यहाँ खींचते हैं, ये माध्यिका है। माध्यिका कहने का अर्थ हुआ जो इसको कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे जितना भाग ये बनता है उतना ही ये बनेगा और जितना ये बनता है उतना ही ये बनेगा। मतलब माध्यिका जो है जिस कोण से जहाँ से खींची गई है, जिस भुजा पे माध्यिका जिस भुजा पे खींची जाती है, त्रिभुज की जिस भुजा पे खींची जाती है उसको दो बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। जैसे AD यहाँ पे A और यहाँ पे M लिख देते हैं तो AM नाम का माध्यिका हो जाएगा। इसका नाम क्या लिख देते हैं? M। तो ये AM है और ये AN है। तो AM नाम का जो माध्यिका है वो BC भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। जैसे BM किसके बराबर हो गया है? MC के बराबर हो गया है। तो BC दो बराबर भागों में बांट गई, BM MC के बराबर हो गया। उसी तरीके से DN नाम की जो माध्यिका है वो EF भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक भुजा EN है वो किसके बराबर है? NF के बराबर है। अब जो कंसेप्ट बनता है वो लिखते हैं यहाँ। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के मैं खुल गया
एक मिनट रुक जाइए, उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपको बताए थे यही चीज, अनुपात के बराबर होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है, बराबर। तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में लिखिएगा तो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बाद, दूसरा त्रिभुज क्या लीजिएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, और इसकी जो माध्यिका है ए एम त्रिभुज ए बी सी का, इसका जो वर्ग होगा तो ए एम स्क्वायर, और दूसरा त्रिभुज जो है डी ई एफ उसकी जो माध्यिका है डी एन, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आइए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सारा कंसेप्ट। और त्रिभुज में इतना ही कंसेप्ट था मुख्य रूप से। एक और कंसेप्ट जो है वो समरूप सर्वांग समता के कुछ नियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको अब ना क्वेश्चन पे देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कि जितना कंसेप्ट आपको सिखाया गया है ना, आप इतने ही कंसेप्ट के मदद से सभी क्वेश्चनों को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप इस सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रयास किया गया है कि इसको बेहतर ढंग से आपको समझाया जा सके, ताकि ना आपके पास कोई डॉट ना रहे, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो होंगे उसमें क्वेश्चनों के साथ डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, इसमें हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक अब मोटिवेशन लाइन है, क्योंकि बिना मोटिवेशन का जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए मोटिवेशन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन हमको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो देखिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन लाइन आपके पास क्या है, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीतना और हारना जो है वो हम पे निर्भर होता है। कई बार हम सोच लेते हैं तो हम हार जाते हैं, हम मान ही लेते हैं कि हम त्रिभुज का ये टॉपिक समझ नहीं पाएंगे, तो हम अपने आप को ऐसा मान बैठते हैं कि हमारे पास जो क्षमता है वो समझने लायक नहीं है, हम कमज़ोर हैं दिमाग के, तो हम हार जाते हैं। अगर नहीं हम मान लेते हैं कि हम इसको सीख के रहेंगे, हम इसको तैयार करके रहेंगे, हम बोर्ड में एक अच्छा नंबर ला के रहेंगे, तो हम क्या कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं और हमारी जीत हो जाती है। इसलिए ठान लीजिए तो जीत निश्चित है, नहीं तो हार भी निश्चित है। वो आपके हाथों में होती है और ये मनुष्य के हाथों में होता है। चलिए आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।